नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला अध्याय सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुछ उनके प्रश्नों को लेकर बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न उस चैप्टर से या उस अध्याय से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न तो हल करना संभव नहीं है, लेकिन मैं 4-5 प्रश्न जो मुख्य रूप से आपको हल कराऊंगा। बाकी जो प्रश्न होंगे उनका आधार वही है, आपके जो पुस्तक है उसके पीछे ये प्रश्न दे रखे हैं, बुक के पीछे प्रश्न दे रखे हैं। तो इन प्रश्नों को समझकर आप उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, हल नहीं होते हैं, तो जो नीचे जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं, जो पट्टी में नंबर चल रहे हैं, आप उन पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक किसी भी समय आप कॉल करके इन प्रश्नों के बारे में आप समाधान पा सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। आज हम देखते हैं इस अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न जो है हमसे पूछे जाते हैं। उसके लिए देखो, अधिकांश जो फॉर्मूले हैं वो तो हमने पढ़ लिए थे। जैसे मान लो कि किसी की त्रिज्या ज्ञात करनी है या किनारे की लंबाई ज्ञात करनी है, वो सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे, कुछ जो फॉर्मूले हैं, जो सीधे से फॉर्मूले आपके कोर्स में दे रखे हैं, उनको लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लेकर हम बात करते हैं। तो मैंने पहले ही लिख दिया कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो हम आज बात करेंगे कौन कौन से। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, यानी जो यूनिट सेल है उसका जो मास अगर अपने को निकालना हो, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अगर अपने को निकालना हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखो, सीधा सा तरीका है कि एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, यानी जो भी एकक कोष्ठिका है उसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी है, यानी बीसीसी है, एफसीसी है या एसएससी है, ईसीसी है, तो इसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी है उस हिसाब से हम पता। जैसे मान लो आपको दे रखा है एफसीसी, तो एफसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं। एफसीसी के अंदर जो परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। और एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, एक परमाणु का द्रव्यमान। यानी शॉर्ट में जो मैं परमाणु की जो संख्या है, एकक कोष्ठिका में जो परमाणु की संख्या, उसको शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं मैं, जेड के द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और जो परमाणु का जो द्रव्यमान है उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसे, स्मॉल एम से। यानी जो एकक कोष्ठिका का जो परमाणु द्रव्यमान अपन निकालेंगे, या एकक कोष्ठिका, माफ कीजिएगा, एकक कोष्ठिका जो द्रव्यमान अपन निकालेंगे एकक कोष्ठिका का, वो क्या हो जाएगा आपका, जेड इंटू एम हो जाएगा। जहां जेड क्या है, परमाणु की संख्या, यानी मैंने अभी बताया था जो एकक कोष्ठिका होती है उसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी होती है। जैसे एफसीसी है तो उसके अंदर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बीसीसी के अंदर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ईसीसी के अंदर कितनी हो जाएगी, 3। एसएससी के अंदर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस प्रकार से, ठीक है। अगला हम देखते हैं एकक कोष्ठिका के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान यानी स्मॉल एम अगर आपने को निकालना हो, तो स्मॉल एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परमाणु का मोलर द्रव्यमान और नीचे क्या जाएगा, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो नंबर आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, 11th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर भी आता है अवोगाद्रो संख्या। तो परमाणु का मोलर द्रव्यमान को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एम से। और अवोगाद्रो संख्या को अपन किससे दर्शाते हैं, एन ऐसे। अवोगाद्रो संख्या का मतलब आपको पता है ये कितना होता है, 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये होती है अवोगाद्रो संख्या। आपको पता है इसकी वैल्यू, ठीक है। अगला आता है एकक कोष्ठिका का घनत्व, यानी डेंसिटी अपने को निकालनी है। तो एकक कोष्ठिका का घनत्व क्या होगा जाएगा, देखो मित्रों, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान और एकक कोष्ठिका बटे क्या जाएगा, एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपन पढ़ चुके, देखो कितना होता है, जेड इंटू एम, तो क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम। और एकक कोष्ठिका का आयतन, और हम जानते हैं एकक कोष्ठिका एक प्रकार की क्या है, घन होती है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। और एकक कोष्ठिका की भुजा को हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, ए क्यूब हो जाएगा। एकक कोष्ठिका का आयतन यानी क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं और शॉर्ट में कैसे कर सकता हूँ, सोल्व करता हूँ मैं। डी जेड तो है ये, देखो जो ये जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम क्या होता है आपका, कैपिटल एम अपॉन क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, स्मॉल एम की जगह पे मैं कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा, अवोगाद्रो संख्या, और ये आपका आ जाएगा भुजा क्यूब। तो इस प्रकार से ये प्रमुख फॉर्मूले हो गए। इन फॉर्मूलों को देखते हुए हम कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। बाकी जितने भी जो प्रश्न आपके बुक के पीछे दे रखे हैं इसी प्रकार के प्रश्न हैं, तो अगर आप इनको सोल्व करोगे, उनको सोल्व करने की कोशिश करोगे, तो वो आसानी से आप सोल्व कर पाओगे। और मैंने अभी आपको बताया है, अगर आपसे वो सोल्व नहीं हो रहे तो जो नीचे पट्टी पे जो नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबरों पर मुझे कॉल कर सकते हैं, और आपको मैं कोशिश करूंगा कि फोन पे ही आपको क्वेश्चन समझा देकर जरूरत होगी तो मैं व्हाट्सएप पे ही एक छोटा वीडियो बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो लीजिए हम इनके प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। तो हम कुछ प्रश्नों को सोल्व करते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न लेते हैं। मैंने इनकी लैंग्वेज को थोड़ी छोटी कर दी है, किताब में आपको लैंग्वेज थोड़ी अलग मिलेगी, लेकिन प्रश्न यही मिलेंगे, प्रश्न का पैटर्न यही रहेगा।
लेकिन बोर्ड के जो साइज के हिसाब से मैंने इसकी लैंग्वेज थोड़ी छोटी कर दी है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सिल्वर यानी जो सिल्वर का एक क्रिस्टल है, सिल्वर सीसीपी संरचना में है, यानी सिल्वर जो है क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग संरचना में है, यानी घनीय निविड संकुलन संरचना में है। एक सिल्वर का एक क्रिस्टल है जो किसमें है, घनीय निविड संकुलन संरचना में है। सिल्वर सीसीपी संरचना में है। इसकी एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई, किनारे की जो लंबाई है यानी ए जो है, एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई कितनी है, 408.6 पिकोमीटर है। किनारे की लंबाई कितनी है, 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर का घनत्व ज्ञात कीजिए, तो अपने को ज्ञात क्या करना है, सिल्वर का क्या ज्ञात करना है, घनत्व ज्ञात कीजिए। और उसका जो परमाणु द्रव्यमान ये दे रखा है अपने को, सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 107.9 ग्राम प्रति मोल, आपको परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, घनत्व ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, इसके अंदर जो जो चीजें इसमें दे रखी है वो निकाल लो। सबसे पहले तो देखो सिल्वर में यहां लिख देता हूं, सोल्व करता हूं यहां पर मैं। देखो सिल्वर जो है, सिल्वर सीसीपी संरचना में है, सीसीपी संरचना में है। अतः देखो जेड बराबर क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं सीसीपी हो या एफसीसी हो, परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो जेड बराबर तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, जेड यानी परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और क्या दे रखा, देखो आपको दे रखा किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई यानी ए आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, देखो 408.6 पिकोमीटर दे रखा है। इसको अपन मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 408.6 इंटू 10 की घात -12 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें अगर घनत्व अगर आप किलोमीटर में ले रहे हो तो लंबाई आपको किस में लेनी है, माफ कीजिएगा, घनत्व अगर आप किस में ले रहे हो, किलोग्राम में ले रहे हो। घनत्व अगर आप किलोग्राम में ले रहे हो तो लंबाई आपको किस में लेनी है, मीटर में लेनी है। यदि घनत्व अगर आप ग्राम में ले रहे हो तो लंबाई आपको किस में लेनी है, सेमी में लेनी है। ठीक है, अगला हम देखते हैं जो मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान ये क्या हो जाएगा आपका, देखो मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यानी आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल एम। कितना आ जाएगा कैपिटल एम, देखो 107.9, ये आपको ग्राम में दे रखा है, तो इसको अगर मान लो मैं किलोग्राम में दूंगा तो क्या जाएगा, ये 107.9 इंटू 10 की घात -3 किलोग्राम हो जाएगा। यानी 10 का भाग लगाना, ये ग्राम को किलोग्राम में, पिकोमीटर को मीटर में, मीटर को पिकोमीटर में, ये कैसे बदलते हैं आप कक्षा 11 में जो पहला जो अध्याय है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, 11वीं क्लास के अंदर जो पहला अध्याय है उसमें सब ये आप कन्वर्ट करने का तरीका, तापमान को कैसे कन्वर्ट करते हैं, लंबाई को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारे आप उसके अंदर पढ़ चुके हो। अब ये पूछ क्या रहा है, आपको क्या ज्ञात करना है, घनत्व ज्ञात करना है। यानी घनत्व जो है ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी घनत्व यानी डी जो है आपको ये क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिएगा कैसे हम करेंगे इसको, घनत्व को ज्ञात। डी का अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, डी अपन पढ़ चुके, क्या होता है, जेड इंटू एम, और नीचे क्या आता है, ए क्यूब इंटू क्या आता है, अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, देखो जेड कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू एम कितना आ जाएगा, यहां से ये एम है आपका कितना हो जाएगा 107.9 इंटू 10 की घात कितना है -3, और नीचे कितना जाएगा, ए कितना है आपका, देखो 408.6 इंटू 10 की घात कितनी है -12 का क्या हो जाएगा क्यूब, और इंटू अवोगाद्रो संख्या कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर 23। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, डी आ जाएगा, इसका क्या जाएगा, डी यानी घनत्व आ जाएगा। ठीक है, तो ये आता है लगभग 105 के समथिंग आता है, ये आएगा आपका, जब इसको सोल्व करेंगे अपन 105 इंटू 10 की घात -3 किलोग्राम प्रति मोल में आता है। ये किलोग्राम प्रति मोल कितना आता है, ये इधर लिख देता हूं मैं ऊपर, ये आता है, सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व करोगे तो आएगा ये 105 इंटू 10 की घात -3 किलोग्राम। अगर इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो कितना जाएगा, ये ग्राम में बदलेंगे तो कितना जाएगा, ये 105 ग्राम समथिंग, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो घनत्व को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, उस प्रश्न के अंदर आपको क्या दिया गया है ये आप देखिएगा। ठीक है,
कि मैंने मुझे इस प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो सीसीपी संरचना दे रखी है, यानी सीसीपी हो चाहे एफसीसी हो, अपने को पता होना चाहिए कि उसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो अपन सीसीपी के हिसाब से अपन पता लगा सकते हैं, इसमें जेड कितना आएगा, 4 आएगा। किनारे की लंबाई आपको दे रखी है पिकोमीटर में, तो मैंने इसमें किसमें दे दी, मीटर में। मैंने अभी बताया था अगर आप घनत्व अगर आप यहाँ इसको ग्राम किस में लेते हैं, सेमी में, तो यहाँ आपको इसको किस में लेना था, ग्राम में लेना था। ग्राम, सेमी और मीटर और किलोग्राम ये एक साथ चलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और निकालना क्या था, डी, तो जेड कितना दे रखा था आपको, 4 दे रखा है। एम यहां से ले लिया अपन ने, ए यहां से ले लिया, और एन यानी क्या हो गया, अवोगाद्रो संख्या। इसको वैल्यू रखे अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, लगभग कितना जाएगा ये आपका 105 × 10⁻³ किलोग्राम। ग्राम में करेंगे तो क्या जाएगा, 105 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है, 2.7 × 10⁻² किलोग्राम प्रति मोल है। किनारे की लंबाई कितनी बता रहा है ये, 405 पिकोमीटर, और घनत्व कितना दे रहा है ये, घनत्व बता रहा है ये कितना, 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो एकक कोष्ठिका का प्रकार क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका का प्रकार क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यानी आपको क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, देखो डी दे रखा है, घनत्व दे रखा है आपको, एम दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, ए यानी लंबाई दी हुई है, ठीक है। क्या नहीं दिया हुआ है, जेड नहीं दिया हुआ है। और अपन जेड से ही पता लगा सकते हैं कि परमाणु की संख्या, यानी अगर 4 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एफसीसी, 3 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ईसीसी, 2 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बीसीसी, 1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एससीसी। तो उसी हिसाब से अपन एकक कोष्ठिका का प्रकार पता लगा सकते थे। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो क्या क्या आपको दिया हुआ है। देखो अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल एम आपको दिया हुआ है। मोलर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 2.7 × 10⁻² किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। और क्या दे रखा है, किनारे की लंबाई दे रखी है, यानी ए आपको दिया हुआ है, ए कितना दे रखा है, 405 पिकोमीटर में दे रखा है, तो मीटर में देंगे तो कितना आ जाएगा ये, 405 × 10⁻² मीटर। और क्या दे रखा है आपको, डी यानी घनत्व दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, जेड निकालना है। क्या निकालना है, जेड। तो देखो अपन फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था, डी बराबर क्या होता है, जेड इंटू एम, और नीचे क्या आता है, ए क्यूब, और इंटू क्या आता है, एन ए। आपको निकालना क्या है, जेड। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, देखो डी इंटू ए क्यूब इंटू क्या जाएगा, एन ए, और नीचे क्या जाएगा, एम। तो ये वैल्यू आप पुट कर दो यहां से सीधा सा। देखो डी कितना दे रखा है आपको, यहां से देखो 2.7 × 10⁻³ इंटू ए कितना दे रखा आपको, देखो ये दे रखा आपको 405 × 10⁻, यहां पे आएगा नहीं, मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं, जगह कम पड़ेगी। यहां देखिएगा, यहां लिख देता हूं मैं। देखो डी कितना दे रखा है आपको, 2.7 × 10⁻³ इंटू ए कितना दे रखा है आपको, देखो 405 × 10⁻² का क्या हो जाएगा, क्यूब, इंटू अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10 पावर क्या हो जाएगा, 23 अपॉन नीचे एम, एम कितना जाएगा आपका 2.7 × 10⁻², ठीक है। ये आप क्या निकाल रहे हो, जेड। जब आप इसको सोल्व करोगे तो जेड की जो वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू आएगी, इसके अंदर आंसर आएगा लगभग, आप सोल्व करके देख लेना, 4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर जेड यानी परमाणु की संख्या 4 हो तो कौन से एकक कोष्ठिका होती है, कौन सी होती है, एफसीसी। इसका मतलब ये जो जालक है ये किसमें होगा, एफसीसी में होगा। इसकी संरचना कौन सी होगी, एफसीसी होगी। कौन सी होगी, एफसीसी, ठीक है। तो 2 पैटर्न के प्रश्न अपन ने देख लिया। देखो सीधा सा क्वेश्चन आता है, कोई इस तरह से घुमा के प्रश्न नहीं आएगा, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल से घबरा जाते हैं कि सर न्यूमेरिकल में क्या करेंगे। कोई मैक्सिमम अगर आपके केमिस्ट्री के अंदर अगर बोर्ड परीक्षा में अगर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो मैक्सिमम बता रहा हूं मैं 6 नंबर के, मैक्सिमम 6 नंबर के न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कभी न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। बाकी 50 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पार्ट ही होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक का मिला के 6 नंबर के आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं मैक्सिमम। कभी कभी 4 के हो जाते हैं, 2 के हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 नंबर के, ठीक है। तो 2 टाइप के प्रश्न अपन ने करके देखे। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। बाकी जितने भी प्रश्न होंगे इनके जो टाइप्स होंगे इसी प्रकार के होंगे। आपके बुक में पीछे जो प्रश्न दे रखे इसी प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
सिल्वर का क्रिस्टलीकरण किसमें होता है? एफसीसी जालक में होता है। यदि किनारे की लंबाई कितनी है? 4.07 इंटू 10 की घात -8 सेमी और घनत्व कितना है? 10.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, तो सिल्वर पर का क्या ज्ञात कीजिए? परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नहीं, ये इस बार आपसे एम पूछ रहा है। क्या क्या दे रखा है देखो, एफसीसी में है, एफसीसी में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जेड बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एफसीसी में संरचना है, इसका मतलब जेड बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला देखिए कि आपको दे रहा है कि किनारे की लंबाई यानी ए आपको दिया हुआ है, ए कितना दिया है? 4.07 इंटू 10 की घात -8 सेमी। अब देखो यहां पर जो घनत्व है ये भी आपको किसमें दिया हुआ है? ग्राम में, तो इसको हम सेमी में रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। डी बराबर आपको कितना दे रखा है? घनत्व इसमें दे रखा है देखो 10.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको पूछा क्या है इसके अंदर? देखो एम पूछा है, तो अपन जानते हैं डी बराबर क्या होता है? जेड इंटू एम अपॉन नीचे क्या जाता है? ए क्यूब और क्या जाएगा ये? इंटू एन यानी अवोगाद्रो संख्या। जेड आपको कितना दे रखा है यानी निकालना, कि आपको एम निकालना, ध्यान देता हूं मैं। एम बराबर क्या हो जाएगा आपका? डी इंटू और नीचे क्या जाएगा? जेड। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहां। देखो एम बराबर क्या हो जाएगा? डी कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है 10.5 इंटू कितना दे रखा है? ए कितना दे रखा है आपको? देखो 4.07 इंटू 10 की घात -8 का क्या हो जाएगा? क्यूब इंटू अवोगाद्रो संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा? 23, 6.002 इंटू 10 की घात 3 और नीचे जेड यानी जेड कितना दे रखा है आपको? 4 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4। ठीक है, इसको आप सोल्व करके दिया आएगा, लगभग आएगा आपका 106.5 के समथिंग कुछ आएगा, 106.5 या 9 के इस प्रकार से समथिंग कुछ आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न हम सोल्व कर सकते हैं। बाकी जितने भी प्रश्न आपको दिए हुए हैं इसी टाइप के प्रश्न हैं, चाहे रिक्तिका के प्रश्न हमने कल करके भी देखे थे और एक आध प्रश्न भी हम और करके देख लेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी प्रश्न बार बार कह रहा हूं इसी पैटर्न के होंगे। अगर आपको सोल्व नहीं कर पाते हो आप, तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हो। कोई सा भी प्रश्न है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपका जो आंसर है वो शीघ्र ही मैं जल्दी से जल्दी आपको सोल्व करके बता दूं। समय मैंने बता दिया आपको, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक आप किसी भी समय आप मुझे कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हो। तो देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है? एक पदार्थ HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग यानी षटकोणीय निविड़ संकुलन, एक पदार्थ HCP संरचना में है, इसके 0.5 मोल में कुल कितनी रिक्तियां होगी? एक पदार्थ HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग यानी षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना में है, इसके 0.5 मोल में कुल कितनी रिक्तियां होगी? और क्या पूछा है? इसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बी बताइए। यानी एक तो पूछा है कुल रिक्तियां कितनी होगी और एक पूछ रहा है आपसे चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होगी। देखो आप पढ़ चुके हो कि जो रिक्तियां जो हमने पढ़ी थी दो प्रकार की पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ी थी चतुष्फलकीय रिक्ति और एक हमने पढ़ी थी अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है? जितने परमाणु की संख्या होती है उतनी ही क्या होती है? अष्टफलकीय रिक्ति होती है। और जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है वो कितनी होती है? परमाणु की संख्या की क्या होती है? दुगनी होती है। हमने पढ़ा था जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है वो कितनी होती है? अगर मान लो परमाणु की संख्या कितनी है? n है। यदि परमाणु की संख्या कितनी है? n है, तो अष्टफलकीय रिक्ति भी कितनी होगी? n होगी। और यदि परमाणु की संख्या कितनी है? n है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होगी? 2n होगी। कितनी होगी? 2n। यानी कुल रिक्तियां कितनी हो गई आपकी? 3n हो गई। कुल रिक्तियां कितनी हो गई? 3n हो गई। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं और इसी बेस पे ये प्रश्न है। देखो बहुत ही इजी है, लैंग्वेज में भले ये हार्ड लग रहा है, लेकिन जब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, प्रश्न के अंदर आपको क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, अगर थोड़ा विचार करोगे तो बहुत इजी प्रश्न बन जाता है। क्या दे रखा है देखो आपको, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर आपको एक ही चीज दे रखी, 0.5 मोल पदार्थ की मात्रा दे रखी 0.5 मोल। तो मोल को हम पहले क्या करेंगे? इसको परमाणु में बदल देंगे। 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, अगर मोल को अगर आप परमाणु में बदलना है तो हम क्या करते हैं? उसको अवोगाद्रो संख्या से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, देखो 0.5 मोल में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो 0.5 इंटू क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा? 23। इसको अगर हम सोल्व करके दिया जाएगा आपका 3.011 इंटू 10 की घात क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आगे आपकी परमाणु की संख्या हो गई। कितनी होगी? परमाणु की संख्या। अब हम बात करते हैं कुल रिक्ति कितनी होगी इसके अंदर। तो यहां लिख देता हूं मैं कुल रिक्तियों की संख्या।
कुल रिक्तियों की संख्या। कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, मैंने बताया था कुल रिक्ति कितनी होती है 3n। ये तो आपका आ गया क्या गया, परमाणु की संख्या नहीं n आ गई। और कुल रिक्ति कितनी होती है 3n होती है। मैंने बताया था कि एक तो होती है अष्टफलकीय और दो क्या होती है 2n क्या होती है चतुष्फलकीय। तो कितनी होती है 3n, तो क्या हो जाएगा आपका ये 3 इंटू n कितना दे रखा आपको, ये दे रखा तो क्या हो जाएगा 3.011 इंटू क्या हो जाएगा 10 पावर क्या हो जाएगा 23, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 9.033 इंटू 10 की घात क्या आ जाएगा आपका 23। अगली बात करते हैं अपन चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो इसकी दुगनी होती है तो क्या हो जाएगा अपन 2 इंटू क्या हो जाएगा 3.011 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा 23। तो ये कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा 23। तो इस प्रकार से हम सीधा सा निकाल सकते हैं अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। बाकी जितने भी प्रश्न आपके दे रखे हैं इसी पैटर्न के ऊपर दे रखे हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और यदि अगर आप में से कोई अगर आसिंद का प्रॉपर रहने वाला है तो अब सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक किसी भी समय आकर मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें संख्या में, ज्यादा संख्या में आपको नहीं आना है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप अकेले ही एक ही बच्चा यहाँ अपनी समस्या को लेकर आएगा। लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ ये जो हमारा जो पहला जो अध्याय है ठोस अवस्था ये कंप्लीट होता है। अगला जो अध्याय हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय विलयन यानी सॉल्यूशन, उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।